वंदे मातरम। आज एक बार और हम महिला सशक्तिकरण के विषय को आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में जब हम किसी परिवर्तन की बात करते हैं या सुधारों की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैटेगरी होती है कि किस तरह से सुधार किए जाए, तो जो एक माध्यम निकल के आता है उसको हम जैसे एक तो है एक्टिविज्म। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो एक विषय बड़ा चर्चा के केंद्र में हुआ करता था और कोई ऐसा उस समय एग्जाम नहीं था जिसमें उस पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए ना आए। यूपीएससी में उस पर कई बार ऐसे लिखने के लिए आया। ये समय था 2005 से लेके और 2010-11 के आसपास तक। ये वह समय था जब हर बात में जुडिशरी कुछ ना कुछ अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देती रहती थी और एक तरह से सुओ मोटो लेना और ये सब चीजें बड़ी तेजी से चल रही थी। तो एक प्रकार से एक स्टैंडर्ड, ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड वे ऑफ हम कहें कि एक्सप्रेस आवर, अगर हम कहें कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया, जिसमें हर कोई झंडा उठा के और जयकारे और नारे लगाने लगता है कि ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए। एक तरीका तो ये जो देखने में आया। दूसरा, एक हम हमेशा जब भी बात होती है, जो लोग अति उत्साही, अति जागरूक लोग हैं, वो बात करते हैं तो शुरू करते हैं कि सिस्टम बदल देंगे, अपसाइड डाउन। मेरा मानना है कि इन दोनों चीजों की आवश्यकता नहीं है। इतना ना चीखने चिल्लाने की आवश्यकता है कि हम एक्टिविस्ट बन जाएं और जगह जगह चक्का, जैसे आज कथित रूप से जो अपने को किसान कह रहे हैं, जो किसान है नहीं, वास्तव में बिचौलिए हैं, जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक्टिविज्म, इसको भी हम एक्टिविज्म कह सकते हैं, अल्ट्रा एक्टिविज्म है। तो एक्टिविस्ट होने की जरूरत नहीं है। साधारण तरीके से भी सुधार लाया जा सकता है, चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी चीज, सिस्टम बदलने की बात करने वाला व्यक्ति मुझे तो मूर्ख ही लगता है, क्योंकि सिस्टम अपने आप में कुछ नहीं होता है। और सिस्टम में क्या बदलेंगे आप? सिस्टम को कैसे बदल देंगे भाई? सिस्टम बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो हमको डायग्नोज करने की जरूरत है कि सिस्टम का कौन सा पार्ट खराब है, और फिर उस पार्ट्स को चेंज करने की जरूरत है। सिस्टम तो फंक्शनल हो ही जाएगा, या सिस्टम तो फंक्शनल है ही है। कोई पार्ट अगर उसका माल फंक्शनिंग, कुछ ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, यही समस्या है, तो हम सिस्टम को बदलने की बात, भाई सिस्टम कोई अलग से चीज थोड़े होती है। और जो सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, या तो खुद को मूर्ख हैं या दूसरे को मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि यह संभव नहीं है। सिस्टम क्या बदलेंगे आप? तो वैसे ही अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो एम्पावरमेंट जैसी किसी चीज में मेरा कोई फेथ नहीं है। वुमेन एम्पावर्ड हैं, बस ये है कि डायग्नोज करके हमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको बहुत साधारण तरीके से और सरल माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। और इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है कि वुमेन अगर चाहें तो बहुत सरलता से और सहजता से और वास्तव में केवल वही कर सकती हैं। पहली चीज, जो इनेक्टेड लॉज हैं, बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं कि जिनका इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं हो पाया। बहुत मन से बनाए गए थे, लेकिन आज तक वो ऐसे ही हैं। और जब तक महिलाएं नहीं चाहेंगी, वो इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज है कंज्यूमरिज्म। कंपनीज, सही बात यह है कि आपकी दिनचर्या, आपका उठना बैठना, चलना बोलना, सब कुछ जो है एमएनसीज गवर्न कर रही हैं। कैसे आप सोचेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उठे बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ गवर्न कर रही है। तीसरी चीज है एजुकेशन। एजुकेशन की जो ये उत्तरोत्तर जो स्थिति बदतर होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं जब माताएं अपने पे आएंगी तभी उसमें सुधार होगा। जब वो स्कूल से प्रश्न करेंगे और बच्चों को साथ लेके बैठेंगे तभी सुधार हो सकता है। और लास्ट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर। हमारी जो परंपराएं हैं, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो आने वाली पीढ़ियों तक तभी पहुंचेगा जब महिलाएं उसमें इंटरेस्ट लेंगी, जब महिलाएं उसमें रुचि लेंगी। आज हम केवल बात करते हैं कुछ लॉज की, कुछ नियमों की,
जो कि महिलाओं की उदासीनता के कारण ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं और जिनकी आवश्यकता बहुत अधिक है। जिसमें पहला अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव फिटिसाइड, जो फीटस को वूम में मार दिया जाता है। सही बताएं तो इस पूरे प्रकरण में सारी की सारी महिलाएं ही होती हैं। जो भाई फीटस को होल्ड जो करती है, जाहिर सी बात है पुरुष तो हो ही नहीं सकता, पुरुष इस योग्य नहीं है, तो वो महिला होती है। उसके साथ जो जाती है उसकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, वो महिला होती है। जो डॉक्टर होती है वो भी महिला ही होती है। ज्यादातर 99.99% केसेस में पुरुष केवल पे करने के लिए होता है। तो अगर इतनी महिलाएं किसी चीज का विरोध करें तो ये एक सोशल इविल जो है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जा सकता है, आज अभी यही। लेकिन चूंकि महिलाएं उदासीन है इसके प्रति, या कहीं ना कहीं एक मेल चाइल्ड बायसनेस है, जिसकी वजह से ये प्रथा और परंपरा लाख सरकारी कोशिशों के बावजूद भी फल फूल रहा है और समाज में एक विकृति के रूप में विद्यमान है। दूसरी बात करें तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, 18 ईयर्स। ज्यादातर अब ये अगर हम बात करें मेट्रो या बड़े शहरों की समस्या नहीं रह गई है, लेकिन गांव में अभी भी धड़ल्ले से, और हम मान के चले कि अगर जहां शिक्षा का स्तर कम है वहां आप मान के चलिए कि 60 to 70% केसेस आपको देखने को मिलेंगे। लड़कियां 12 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल उनकी शादी हो जाती है। और ये इसके लिए भी अगर महिला एक बार सामने आए, अगर नारी जागरूक हो और वो अन्य महिलाओं को जागरूक करें कि भाई इससे क्या समस्याएं आ सकती हैं और ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों रोका जाना चाहिए, तो संभवतः इस एक कुप्रथा को रोका जा सकता है जिसके बहुत दुष्प्रभाव हैं समाज में। अगर हम सही कहें तो ये जो पॉपुलेशन इस तरह से एक तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है, उसका एक कारण ये भी है, एक मेंटल इनस्टेबिलिटी, एक कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब जो है इसी वजह से है क्योंकि इमैच्योर एज में बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो एक समस्या ये है जो अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी महिलाएं इसका समाधान करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम अगली चीज देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ डावरी एक्ट 1961, एक तरह से डावरी, दहेज जो है एक तरह से नियम बन चुका है। वास्तव में परंपरागत रूप से हमारी सभ्यता और संस्कृति में हम बात करें तो इसका स्थान था, लेकिन किस रूप में था? स्त्री धन के रूप में था। और अगर हम बात करें अपने नियमों की तो किसी भी परिस्थिति में आज भी कानूनी तौर पर अगर कोई फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है, इवन इन दैट केस स्त्री धन को आप अटैच नहीं कर सकते हैं। पूरा दिवालिया होने के कंडीशन में भी एकमात्र स्त्री धन ऐसा होता है जिसको हम अटैच नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री धन वो धन होता था जो स्वेच्छा से पिता अपनी पुत्री को देता था और यह माना जाता था कि पिता की संपत्ति में वो उस कन्या का भाग होता था जिसको हम स्त्री धन कहते थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो एक तरह से ये कंपल्सन बन गया है और ये मांगा जाने लगा। ये मांगी जाने वाली चीजें नहीं थी कि आप भाई आप लड़का अपना बेच थोड़े रहे हैं। और जाहिर सी बात है बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं कि लड़की लड़के ज्यादा कमाती है, ज्यादा लायक है। तो अब दहेज प्रथा पर रोक तभी लग सकता है, भाई गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, रिपोर्ट कौन करेगा? अब इसका कभी उपयोग होते हमने नहीं देखा, जब भी देखा दुरुपयोग होते देखा। दुरुपयोग कैसे होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रहा है। कई बार ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि हमेशा पुरुषों की गलती होती है। कई बार महिलाएं ऐसा होती है कि भाई वो अपनी बात मनवाना चाहती हैं और जबरन और ब्लैकमेल करती हैं कि भाई हम डाउरी का केस कर देंगे। तो ज्यादातर केसेस में हम बात करें तो 90% जो डाउरी के केसेस हुए हैं वो फेक और फ्रॉड हैं, 10% केवल जेन्युइन होते हैं। और इन सब भाई इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो जेन्युइन है वो भी कहीं ना कहीं धुंध में छिप जाता है।
अंतिम एक एक्ट है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बार जो ये अलग से टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली टाइम्स करके आता था, उस पर रोक लगा था, जिसमें पेरिस हिल्टन और लिंडसे लोहन की तस्वीरें छपा करती थी। तो एक बार हमको अपने जीवन में वही एक बार देखने को मिला कि इस एक्ट का कभी यूज हुआ। लेकिन चूंकि अब वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया है, हम अपने वस्त्रों की तरफ देखें, हम वास्तव में क्या है कि हम पहन तो रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमने क्या पहना है। जिस दिन ध्यान देंगे उस दिन हमको लगेगा कि हम अपनी डिसेंसी पूरी तरह से खो चुके हैं। तो ये एक्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। भाई, हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कब मानेंगे? अगर सब लोग वैसे ही वस्त्र पहन के घूम रहे हैं तो हम इनडिसेंट क्या कहें, क्या रिप्रेजेंटेशन कहें? अखबार वाला कुछ भी छापे। फिल्में कैसी बन रही हैं? फिल्मों में जब से ये वो बैडमिंटन प्लेयर थे बेचारे, पता नहीं कैसे जी रहे हैं वो, उनकी बेटी जब से आई पादुकोण की, तब से तो उसने तो मतलब सारी हदें ही पार कर दी। भाई, एक्टिंग एक आर्ट है भाई, आप कला है, लेकिन कला को अब आपने इस स्तर तक गिरा दिया है कि अब वो कला नहीं रह गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो सरकार ने बनाए तो जरूर हैं, लेकिन ये अभी प्रैक्टिस में नहीं देखने को मिलता है। और कारण, भाई, जिसके लिए बनाए गए हैं वही रुचि नहीं लेता है, तो ये प्रैक्टिस में कैसे दिखेगा? तो बहुत ज्यादा अति उत्साही होने के जगह पे अगर हम छोटी छोटी चीजों को दुरुस्त करते चलें तो संभवतः आने वाले समय में बहुत सारी चीजें सुधर जाएं। आज ये हमने कुछ फैक्ट्स रखे, कुछ विचार रखे, हमने अपने कुछ थॉट्स रखे। आप एक बार इस पर चिंतन अवश्य करें और कहां से शुरू किया जाए और किस प्रकार से किया जाए, किन चीजों को कैसे फेज आउट करना है, इस पे एक बार चिंतन मंथन अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।